लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि चूंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में कॉस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और असल फोकस जो है वो है कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जब हम कॉस्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अब आप जब एक फैक्ट्री में जाते हैं, एक प्रोडक्शन हॉल में जाते हैं, तो इतनी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट्स होती हैं जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म, कोई ना कोई वे क्रिएट करना पड़ता है। तो वो आपको, ताकि आपको उस चीज़ की कॉस्ट फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो पहले तो हमने जो चीज़ डिस्कस की थी पिछली बार वो ये थी कि सबसे पहले कि एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये बेसिकली वो प्रोडक्ट है या वो प्रोसेस है जिसकी हम कॉस्ट फाइंड आउट करने लगे हैं। ठीक है, अगर हम लेट से आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक होंडा सिटी कार है, तो अब क्या है, अब हम क्या कॉस्ट किसकी फाइंड कर रहे हैं? एक सिंगल होंडा सिटी कार की। ये है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। या ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है कि जिस तरह आपका बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉटल्स बनती हैं, तो आपको पता है एक बार सिस्टम चलता है, एक बार आप रॉ मटेरियल डालते हैं, सारा कुछ डालते हैं, और एक गो में लेट से 1 घंटे के अंदर 50,000 बॉटल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आप वो जो आपने एक बार अपना सिस्टम ऑन किया है, उस सिस्टम को ऑन करने से आपने रॉ मटेरियल डाला और उसके 1 घंटे का प्रोसेस चला, और 1 घंटे के बाद क्या हुआ, आपके पास जो है वो 50,000 बॉटल्स जो हैं वो बन के आ गई हैं। अब ये 50,000 बॉटल्स, अब आप बजाय कि एक प्लास्टिक की बोतल की कॉस्ट निकालो जो शायद कुछ पैसों में हो, यहाँ पे आपके लिए फीजिबल है कि आप अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट को एक बोतल ना बनाएं, आप उस प्रोसेस को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बना लें। मतलब वो जो आधा घंटा प्लांट चला, उस आधे घंटे में आपकी क्या कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट से आपको पता चल जाएगा कि उस आधे घंटे में 50,000 बॉटल्स बनी है। तो आप उस कॉस्ट को जो है 50,000 बॉटल्स पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक बॉटल की अल्टीमेटली कॉस्ट निकल आएगी। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है और वो एक बैच ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोसेस भी हो सकता है। जिस तरह हमने पिछली अपनी क्लास में जब एग्जांपल डिस्कस की थी, वो हमने डिस्कस की थी एक सिंगल गारमेंट की कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे और एक बैच ऑफ 500 गारमेंट्स की। ठीक है, तो जब हमने पहली चीज जो है वो हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम कॉस्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल में किस चीज की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा था कॉस्ट जो है वो, फिर जब आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, फिर उसके बाद आप आपके डिसीजन कॉस्ट ऑब्जेक्ट से कॉस्ट कैसे रिलेट हो रही है, डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज हो रही है, और फिर इसी तरह आपकी जो कॉस्ट है वो वॉल्यूम्स, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो हमने जब कॉस्ट को कैटेगराइज करना है तो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट व्यूज से हम कॉस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर हमने जिस तरह पहला कहा था कि एक तो हमारा तरीका हो गया, जब अब हमने कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड कर दिया था। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली ट्रेस कर सके इजीली, मतलब ये इजीली आप बता सके इस प्रोडक्ट पे ये रॉ मटेरियल लगा है, इतनी इतनी लेबर लगी है, ये चीज लगी है जिसकी इतनी कीमत है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट।
जो कि आप बराह रास्त बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट लगी है। वेयर एज इनडायरेक्ट कॉस्ट में वो कॉस्ट हैं जो आप डायरेक्टली आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते, आप कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि इस प्रोडक्ट में ये कॉस्ट लगी है, इतनी कॉस्ट लगी है। जिस तरह मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, बिजली का बिल मोस्टली हर जगह आता है। जिस मशीन या प्लांट पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, ये तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन अब बिजली का कितना पोर्शन, बिजली का जो बिल आया उसका कितना पोर्शन इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगा है, ये आपको डायरेक्टली आप नहीं बता सकते। तो अब क्या है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो आप उनको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। मतलब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने ग्राम ये मटेरियल लगा है, इतने ग्राम ये मटेरियल लगा है, इतने आवर्स इस लेबर के लगे हैं, तो आपको डायरेक्टली पता लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने में ये कॉस्ट है। वेयर एज जो कॉस्ट इनडायरेक्ट है उसमें आपको वो आप आसानी से नहीं बता सकते कि यार बिजली का जो बिल आया है उसमें से कौन से यूनिट जो हैं वो इस प्रोडक्ट को बनाने में लगे, बिजली का कितना बिल इस प्रोडक्ट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें अंदाजन कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि यार इतना बिजली का बिल आया और इतने यूनिट बने, इतने प्रोडक्ट बनाए, इसका मतलब है वो सारा बिजली का बिल किन प्रोडक्ट्स पे डलना है, जितने प्रोडक्ट बनाए हैं आप उसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है ये हमने एलोकेट की है, ट्रेस नहीं की। ट्रेस होती है डायरेक्ट कॉस्टिंग, एलोकेशन होगी जब इनडायरेक्ट कॉस्टिंग होगी। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्ट कॉस्ट डाल दी, और जो ऊपर बिजली का बिल था, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, जो आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो सारे खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी में उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे, ताकि सेलिंग प्राइस में उस कॉस्ट को कवर करके अपना प्रॉफिट को रख के उसे महंगा बेचा जा सके। तो एक बात तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी की हर कॉस्ट, चाहे वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या ना हो, अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में से ऐड की जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो प्रॉफिट लेना है या अपनी जो एक कॉस्ट को कवर करना है, इन अपनी कॉस्ट को रिकवर करना है, वो इस प्रोडक्ट को बेच के ही करना है। तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की प्राइस में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको आपके वो पैसे वापस होंगे। तो इसका मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट वो जो आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो जिनके लिए आपको एलोकेशन करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रपोर्शन, एक हिसाब के मुताबिक आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड करना होगा। फिर वही हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होगा और डायरेक्ट लेबर होगी। ठीक है, मतलब कि मटेरियल कितना लगा है किसी प्रोडक्ट पे और लेबर कितनी लगी है, और इन दोनों के अलावा जो तमाम ओवरहेड कॉस्ट है, मतलब डायरेक्ट लेबर मटेरियल के अलावा प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, जिसमें बिजली का बिल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मतलब जो चीज़ें आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कॉस्ट तो उस प्रोडक्ट की ही है ना। जो फ्लोर मैनेजर काम कर रहा है, अब जाहिर वो अपने हाथ से प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन उस फ्लोर मैनेजर की जो सैलरी जानी है वो कहाँ से पूरी करनी है, इस प्रोडक्ट को ही बेच के करनी है। इसी तरह लेट से इस प्रोडक्ट को बनाने में ग्लू यूज हो रही है या पॉलिश यूज हो रही है, और वो ऐसी ग्लू या पॉलिश वो ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। यार ये जो लेट से एक फर्नीचर की कंपनी है, एक अगर आपने सोफा पॉलिश किया है, अब आपके लिए बड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली कैलकुलेट करना कि यार इस सोफे पे कितनी पॉलिश यूज हुई है। उसके लिए बेहतर ये है उस पॉलिश को आप ओवरहेड कॉस्ट में डाल दो, ओवरहेड कॉस्ट में पॉलिश डाल दो, ताकि एंड पे आपको पता लग जाए अच्छा इस
पीरियड में पॉलिश की कितनी कॉस्ट आई है? 5,000 रुपये। टोटल सोफे कितने बनाए हैं? 5। इसका मतलब है हर सोफे पे जो पॉलिश की कॉस्ट बनती है वो 1,000 बनती है, क्योंकि 5,000 ओवरऑल, 5 सोफे बने, आपने 5,000 डिवाइडेड बाई 5, आपने बेसिकली क्या किया, उस 5,000 को हजार हजार करके 5 सोफों में एलोकेट कर दिया। तो ये तो हो गई आपकी कॉस्ट जो है वो बेस्ड ऑन कि कॉस्ट कैसे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को के साथ उसका ताल्लुक कैसे है। बाकी डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की हमने बड़ी डिटेल में पिछली बार बात की थी कि किन किन वजूहात की वजह से डायरेक्ट कॉस्ट होगी और किन वजूहात की वजह से इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो ये हमने पिछली बार कर लिया था, ओवरव्यू भी हो गया, ये हमने एग्जाम्पल भी पिछली बार बड़ी डिटेल से देख ली थी। अब हम दूसरा, अब पहले था कि कॉस्ट को हम कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन कि वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट करती है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो पहले हमने जो दो कैटेगरीज कॉस्ट की बनाई थी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बनाई थी। अब हो सकता है किसी प्रोडक्शन सेटअप में हमारी जो कॉस्ट की नेचर है वो हमें ज्यादा सूट करती हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बजाय, हमें कोई और मेथड देखना पड़े। तो एक और मेथड ये है, वो ये है कि हम अपनी कॉस्ट को इस तरह ट्रेस करने की कोशिश करें कि वो कॉस्ट जो कंपनी की फिक्स होती हैं और या प्रोडक्शन में फिक्स होती हैं, और वो कॉस्ट जो वेरी करेंगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट कम होगी। तो इसमें हम उसे कहते हैं fixed costs and variable costs. Total fixed costs are costs that do not change in total as activity levels change. मतलब ये कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहनी है, चाहे आप एक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ाएं या कम करें। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैंने एक प्रोडक्शन हॉल है वो मैंने किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है, अब उसका 50,000 फिक्स कॉस्ट है रेंट की। इसका मतलब है एक महीने का 50,000 मैंने रेंट देना ही देना है। अब उसको एक्वायर करने के बाद मैं चाहे प्रोडक्शन करूं, मैं उस प्लांट उस हॉल में 100 यूनिट बनाऊं, फिर भी मेरा रेंट 50,000 ही है। मैं उस पर 500 यूनिट बनाऊं, फिर भी मेरा रेंट 50,000 ही है। मैं इस पे 1,000 यूनिट बनाऊं, फिर भी मेरा रेंट 50,000। इसका मतलब है मेरी प्रोडक्शन का एक लेवल चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी जो रेंट वाली कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। तो हम अपनी कॉस्टिंग की कैटेगरी क्या बना रहे हैं, वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ, मतलब जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वो कॉस्ट पे कोई फर्क ना पड़े, उनको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो कॉस्ट हैं जो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इंक्रीज इन टोटल इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। मतलब ये लेट्स से एक हम बनाते हैं, एक लेट से हम प्लास्टिक की कोई चीज बना रहे हैं, लेट से प्लास्टिक का टॉय बना रहे हैं कोई। अब उस प्लास्टिक के टॉय पे लेट से 100 रुपीज का प्लास्टिक लगना है, प्लास्टिक का टॉय बनाने में मोल्डिंग शोल्डिंग वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की कि उस प्लास्टिक के टॉय को बनाने के लिए 100 रुपीज का प्लास्टिक लगना है। अब क्या है कि अब एक टॉय बनेगा तो 100 रुपीज लगेंगे, दो टॉय लगेंगे, दो टॉय बनाएंगे तो 200 लगेंगे, 3 टॉयज बनाएंगे तो 300 लगेंगे, 4 टॉयज बनाएंगे तो 400 लगेंगे। इसका मतलब क्या है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कि जो कॉस्ट जिसका ताल्लुक आपकी प्रोडक्शन के साथ है, एक यूनिट बनाएंगे तो
एक के पैसे लगेंगे, दो बनाएंगे, दो के, तीन के। इसका मतलब ये है कि अब जो एक तो हो गई फिक्स कॉस्ट, मैंने हॉल किराए पे लिया, वो तो 50,000 वहीं खड़े हैं। अब उसके बाद आई बात प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में एक यूनिट बनाया, कम कॉस्ट आई, दो बनाए, उससे ज्यादा तीन। इसका मतलब है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन के साथ बढ़ती जाएगी। फिर जो आपकी टोटल कॉस्ट है, अब टोटल कॉस्ट जो है वो क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपकी अब टोटल कॉस्ट कितनी है, मतलब मैं टॉय बना रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ लेट से एक ही टॉय बनाता हूँ और अभी हम अज्यूम करते हैं बस वो उसकी 100 रुपये प्लास्टिक की कॉस्ट ही और कोई कॉस्ट नहीं है, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूं तो मेरा एक टॉय कितने का बन रहा है, फिक्स कॉस्ट 50,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 है पर टॉय, और मैं एक ही टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी 50,100। ये मेरी टोटल कॉस्ट है। लेट से मैं 10 टॉयज बनाने लग गया हूँ, तो अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 10 टॉयज की हो गई 1000 और फिक्स कॉस्ट है 50,000। इसका मतलब है 50,000 प्लस 1000 मेरी टोटल कॉस्ट हो गई ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी किसी भी प्रोजेक्ट की, वो होगी उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब the relevant range is the span of activity levels for which the cost behavior pattern holds। अच्छा, अब relevant range किसको हम कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जी मैंने प्लांट ले लिया है फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट प्लांट ले लिया है 50,000 के किराए पे। अब 50,000 के किराए पे मैं एक यूनिट बनाऊं, एक एक यूनिट प्रोड्यूस करूं, फिर भी 50,000 किराया है, दो यूनिट प्रोड्यूस करूं फिर भी 50,000 किराया है, तीन यूनिट प्रोड्यूस करूं फिर भी 50,000 किराया है। लेकिन इस प्रोडक्शन को बढ़ाता जाऊं तो शायद फिर एक टाइम ऐसा आएगा, आपने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। एक स्टेज आएगा कि ये जो मैंने हॉल किराए पे लिया हुआ है 50,000 रुपए पे, ये लेट से इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 1,00,000 यूनिट बनाने की। इसका मतलब है 1,00,000 यूनिट बनाने तक तो ये मेरा कॉस्ट फिक्स रहेगी, क्योंकि मेरा उस एक ही हॉल के अंदर काम हो रहा है। लेकिन लेट से अगर मुझे 1,00,000 से 1,00,000, मुझे 1,00,000 से ऊपर प्रोडक्शन करनी है, मुझे 1,10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, अब क्या है, मुझे एक और हॉल किराए पे लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ये पहले 1,00,000 यूनिट के लिए है। इसका मतलब है जो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो उसकी जो रेलेवेंट रेंज है वो क्या है, एक यूनिट से लेके 1,00,000 यूनिट तक। इसका मतलब है जो मेरी रेलेवेंट रेंज है जिसमें मेरा कॉस्ट बिहेवियर का पैटर्न, मतलब मेरी वो एक 50,000 वाली कॉस्ट जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है लेकिन आपकी प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। लेकिन एक स्टेज आएगी जहां से अगर मैं प्रोडक्शन के लेवल को ऊपर ले जाऊं तो फिर मुझे अब मेरा कॉस्ट पैटर्न, मेरा कॉस्ट बिहेवियर चेंज होगा, मुझे फिर अब वो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह इवन वेरिएबल कॉस्ट में, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको आप लेट्स प्लास्टिक हम यूज कर रहे थे उस टॉय को बनाने के लिए 100 रुपए का, तो लेट से हम कहते हैं कि जी 50,000 यूनिट तक का मटेरियल अगर हम खरीदेंगे तो हमें 100 रुपए पर यूनिट मिलेगी कॉस्ट। लेकिन अगर लेट से अगर हम हमारी प्रोडक्शन इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें 50,000 से ज़्यादा, 1,00,000 से 50,000 से ज़्यादा अगर हम परचेज करेंगे तो हमें हमारा जो सप्लायर है वो डिस्काउंट देगा, और अब हमारी जो मटेरियल है वो हमें 100 रुपए के बजाय 95 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी अब अगर 1 से लेके 50,000 यूनिट्स तक मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 100 है, लेकिन अगर मैं 50 से ऊपर जाता हूँ, 50,000 यूनिट से ऊपर जाता हूँ, तो मुझे वही वेरिएबल कॉस्ट मेरी जो है वो 100 से कम होके लेट से 95 हो जाती है पर यूनिट। इसका मतलब ये है आपकी रेलेवेंट रेंज वो रेंज है
जिसके अंदर आपकी कॉस्ट एजम्पशंस, आपका कॉस्ट बिहेवियर होल्ड करे, ठीक है, वो चेंज ना हो। आगे हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अ कॉस्ट ड्राइवर, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक जो हमने देखी। एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो है जो किसी भी जिस चीज की कॉस्ट को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फिर कॉस्ट, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर अब एक नया टर्म आई, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? Cost driver is a measure of activity or volume level. Increases in a cost driver cause total cost to increase. Which mean अब cost driver क्या है? वो चीज है जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। मतलब क्या था, देखें, जब आपने 50,000 का फैक्ट्री रेंट पे ले ली और अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 50,000। आपने कोई प्रोडक्शन नहीं की तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो 50,000 थी। फिर आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 50,100। फिर आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आपकी कॉस्ट हो गई 51,000। आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आपकी कॉस्ट हो गई 60,000। इसका मतलब क्या है? ये कॉस्ट को कौन ड्राइव कर रहा है, कौन चेंज करवा रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे जितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपकी कॉस्ट को ड्राइव कर रहे हैं। जितना ज्यादा यूनिट बन रहे हैं उतनी ज्यादा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे, अगर यहाँ पे हमारी एग्जांपल में देखा जाए तो यहाँ पे कॉस्ट किस चीज की वजह से चेंज हो रही है? कॉस्ट चेंज हो रही है नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? आपका यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। आगे जब हम आगे जाके एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स चेंज होते रहेंगे। कहीं पे मटेरियल की बेसिस पे कॉस्ट इंक्रीज होगी, कहीं पे लेबर की बेसिस पे कॉस्ट इंक्रीज होगी। वो हम आगे जब एग्जांपल्स देखेंगे तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ड्राइवर के बारे में हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट ड्राइवर वो एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती हो, मतलब कॉस्ट को ड्राइव करे, कॉस्ट को चलाए। जिस चीज की वजह से टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहलाएगी। तो अब जब हम अपने ग्राफ्स में देखें तो जिस तरह आप ये देखें कि आपका जैसे जैसे आपकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट ड्राइवर बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉस्ट ड्राइवर बढ़ेगा आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, ये आपकी रेलेवेंट रेंज के अंदर है। मतलब कि आप अभी उस कैटेगरी के पैटर्न के अंदर ही हो जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही। तो जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें एक स्ट्रेट लाइन जो है, मतलब आपका अगर आप ये दिस इज नॉट लीनियर, इस तरह अगर जाए दिस इज नॉट लीनियर, ये स्ट्रेट, सॉरी मेरी जो है वो ड्राइंग मतलब इसका, लेकिन कहने का मतलब है अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, फिर भी स्ट्रेट नहीं हुई लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो दैट्स लीनियर। और जब आपका कर्व आ रहे हैं लाइन में तो दिस इज नॉट नॉन लीनियर, विच मीन्स कि डिफरेंट चीजों, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आपके वो बन रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज लीनियर में स्ट्रेट लाइन। तो क्या है, टोटल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर चेंज हो रही है। वेयर एज टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, हमने कहा टोटल कॉस्ट तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे टोटल कॉस्ट जो है वो
बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो बेशक आप एक टॉय बनाए, दो बनाए, 100 बनाए, 1 लाख बनाए, 1 लाख तक बेशक नंबर ऑफ टॉयज आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। वो अगर 50,000 थी यहाँ पे आपकी, हमने एग्जाम्पल में अपनी मशीन जो रेंट लिया था वो 50,000 लिया था, तो अगर 50,000 है तो ये 50,000 ही है टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही। तो बेशक यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट, क्योंकि इस टोटल कॉस्ट में क्या है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाएंगे टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ बढ़ने से चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने जो 50,000 रेंट है वो 50,000 ही है, चाहे हम 1 यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाए या 3 यूनिट बनाए। तो ये आपका आप लीनियर अगर होगी, लीनियर रिलेशन होगा तो कॉस्ट ड्राइवर के साथ साथ टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, हमारे दो थे ना, टोटल कॉस्ट और प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी तरह अगर हमने फिक्स कॉस्ट को अलहदा रखा हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा रखा है, तो जैसे जैसे आपका कॉस्ट ड्राइवर बढ़ेगा वैसे वैसे एक तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जैसा 1 यूनिट बना तो 50,000 प्लस 100 तो टोटल कॉस्ट है 50,100। फिर दूसरा यूनिट बना, दूसरा टॉय बना तो टोटल कॉस्ट हो गई 50,200। तो ये तो आपकी ये आपकी ये लाइन जो शो कर रही है ये टोटल कॉस्ट का की इक्वेशन है। 50,000 50,100 50,200 50,300 और इस तरह करते हैं। लेकिन ये जीरो से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल को, अच्छा, जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो हमेशा कहाँ से शुरू होगा आपका, यहाँ से। ये पॉइंट कौन सा होता है, ये फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हमारी एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट थी 50,000, तो ये आपका जो पॉइंट है ये 50,000 का पॉइंट है, ठीक है। ये जीरो से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि जब आपने जीरो प्रोडक्शन की थी तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो थी। फिर जब आपने 1 यूनिट बनाया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 100 होगी। जब आपने 2 यूनिट बनाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 200 होगी। जब आपने 3 यूनिट बनाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 300 होगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो से शुरू होगी, और टोटल कॉस्ट जब भी फिक्स कॉस्ट होगी तो वो फिक्स कॉस्ट यहाँ क्यों, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर से शुरू होगी, क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट ड्राइवर, मतलब चाहे एक्टिविटी हो या ना हो, ये जो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है ये तो इनकर हो ही जानी है, ठीक है। वेर एज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी वेरी, उसका नाम ही वेरिएबल है, कि वेरिएबल क्या मतलब, प्रोडक्शन होगी तो पैसे खर्च होंगे, नहीं होगी तो पैसे खर्च ही नहीं होंगे। और इसी तरह अब ये थोड़ा सा आप लोगों का बिजनेस मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बिजनेस मैथ्स में पढ़ा होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। किसी भी जब स्लोप को अगर कैलकुलेट करें, वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट की स्लोप को कैलकुलेट करें, तो आपको जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आती है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अगेन आपकी रेलेवेंट रेंज के अंदर कांस्टेंट रहेगी। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक टॉय बने फिर भी 100 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, 2 यूनिट बनाए फिर भी वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये, 3 यूनिट बनाए, अब बेशक टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, 100 200 300 400 500 होती जा रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन जो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट बनाने में आपको 100 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और चीज है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और चीज है, ठीक है। इसी तरह टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज
नहीं होती। लेकिन यही जब इसको टोटल फिक्स कॉस्ट को अपने नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालें जब, ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो ये ग्राफ उल्टा नीचे को आती है, कॉस्ट आपकी कम होती है। क्यों? क्योंकि देखें, आपने टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, आप एक यूनिट बनाते हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000। और आपने एक यूनिट बनाया, इसका मतलब है आपको एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी बन गई? 50,000। आपने दो यूनिट बनाए, अब क्या पहले 50,000 में कितने यूनिट बन रहे थे? एक यूनिट बन रहा था, इसका मतलब है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 50,000। अगर आपने दो यूनिट बनाए हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 25,000। आपने चार यूनिट बनाए हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी 12,500। आपने 8 यूनिट बनाए हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट इसी तरह कम से कम होते हुए, अगर लेट से आप 50,000 यूनिट बनाना शुरू कर देते हैं तो वही फिक्स कॉस्ट, टोटल तो 50,000 ही है, लेकिन पहला यूनिट बनाने पे फिक्स कॉस्ट थी 50,000 पर यूनिट। और जब आप 50,000 मतलब 50,000 यूनिट ही बनाने लग जाएं तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी कितनी? एक रुपया पर यूनिट। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट जो है वो, जैसे जैसे आपका कॉस्ट ड्राइवर मतलब एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी आपकी रेलेवेंट रेंज के अंदर, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपकी कम होती जाएगी। तो अब आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क है, इन दोनों के पैटर्न्स क्या हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीजें आपने, ये है तो आपका जिस बिजनेस मैथ्स में आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा असूलन, तो ये आपके लिए सिर्फ एक वो होना चाहिए, रिफ्रेशल होना चाहिए कि हम इसको अपनी कॉस्टिंग के टर्म्स में कैसे देखते हैं। अब हम वही एग्जांपल, हम वही टोटल वर्सेस पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। अब क्या है, लैरीज लेदर प्रोड्यूसेस कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल जैकेट्स, द लेदर फॉर वन जैकेट पर मंथ, for one jacket अच्छा, the leather for one jacket costs $50 and Larry rents a shop for $450 per month. Compute total cost per month and the average cost per jacket. If she made only one jacket per month, what if she made 10 jackets per month? अब क्या है, जैकेट्स बनाने के लिए एक शॉप रेंट पे ले ली है, ठीक है, उसका रेंट है 450, और एक लेदर जैकेट बनाने में $50 का खर्चा आता है। इसका मतलब है अब फिक्स कॉस्ट कितनी है? 450 पर मंथ, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? $50। मतलब ये जैकेट बनाए या ना बनाए $450 रेंट में पे करना ही करने हैं। उसके बाद एक जैकेट बनाएंगे तो $50 पे करने पड़ेंगे, दो जैकेट बनाएंगे तो $100, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो अब देखते हैं कि जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो आपकी अगर एक जैकेट बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी लेदर की कॉस्ट आएगी 50, रेंट आएगा 450, और आपकी जो टोटल कॉस्ट इनकर होगी वो होगी 500। ठीक है, इसका मतलब है आपको जो एवरेज कॉस्ट पर जैकेट आ गई वो कितनी आई? एक जैकेट बनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 500। इसका मतलब है अब आपकी टोटल कॉस्ट 500, फिक्स कॉस्ट 450, वेरिएबल कॉस्ट 50, लेकिन पर यूनिट टोटल कॉस्ट जब निकाली है तो वो $500 पर जैकेट निकली है। ऑन दी अदर हैंड, यही अगर हम 10 जैकेट्स बना रहे होते
तो 10 जैकेट्स के लिए लेदर कितने का यूज होता, 500 का, रेंट कितना होता, 450, और टोटल हमारा खर्चा कितना आता, $950। अब $950 से हमने क्या बनाया है, हमने पर जैकेट जो हमारी कॉस्ट हो गई वो लेदर की 50, रेंट की 45, और पर जैकेट जो हमारी एवरेज कॉस्ट आई वो 95 आई। अब देखो यहाँ पे हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 500, और यहाँ पे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 95। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट जो है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस होती जाती है। इसका मतलब है जहां भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट वाला मामला है, हम नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारी पर यूनिट ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट को हमने देख लिया। तो ये चीजें हैं, मतलब इसका मतलब है अभी तक जो हमने देखा वो हमने कॉस्ट को, पहले था यार कॉस्ट को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मेथड आसानी से यूज हो सके तो आप वो कर लें, नहीं तो आप जो है वो उसको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर लें। जी, तो ये हमारा हो गया। अब आप देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50 से इंक्रीज होके 500 हो गई है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 50 ही है। इसी तरह आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट 450 से 450 ही है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होके, टोटल फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होके 45 रह गई है। विच मीन्स कि अब आप, ये आपके सामने क्लियर पिक्चर है कि जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती हैं, पर लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट के केस में टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट या एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो नीचे आती जाती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये आपकी जिस तरह मैथ्स में करते थे, बेसिकली जो आपका जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनता है वो बनता है फिक्स, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जिस तरह हमने कहा था हमारी एग्जांपल में, हमने आप फिक्स कॉस्ट थी 50,000, वेरिएबल कॉस्ट मतलब हर टॉय बनाने के 100 रुपीज लग रहे थे, और क्वांटिटी एक यूनिट बनाएंगे तो 100, 2 यूनिट बनाएंगे तो 200, 3 यूनिट बनाएंगे तो 300। तो बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय जितनी भी आपकी क्वांटिटी है। और जो ये क्वांटिटी इस हमारी एग्जांपल में ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आपका जो क्वांटिटी है ना, ये है कॉस्ट ड्राइवर। मतलब क्वांटिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बाइफरकेशन आ गई। तो अब आपके पास एक बाइफरकेशन थी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की, और दूसरी बाइफरकेशन आ गई आपके पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये है आपका नॉन लीनियर बिहेवियर जो है, नॉन लीनियर बिहेवियर जो है वो है जहाँ पे जिसके अंदर आपकी
आपकी जो चीज़ें हैं मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, लेकिन जो आपका ये पोर्शन होता है जहाँ पे आपका आपका जो आपका कॉस्ट फंक्शन है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आपकी रेलेवेंट रेंज कहलाती है जिसके अंदर एक पैटर्न होल्ड करता है। इसमें हमने जिस तरह अभी एग्जांपल ली थी पहले कि जी आपकी फिक्स कॉस्ट में जो है वो आपकी एक जो प्लांट है उस पे 1 लाख यूनिट 1 लाख यूनिट्स बन सकते हैं, तो 50,000 रेंट है तो 1 लाख यूनिट तक वो 50,000 ही रहेगा। 1 लाख से ऊपर आप जाएंगे तो आपका 50,000 के बजाय आपको मजीद 50,000 रेंट देके एक और प्लांट रेंट पे लेना पड़ेगा, तो और उसकी कैपेसिटी से 1 लाख मजीद यूनिट ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है अब अगली रेलेवेंट रेंज बनेगी 1 लाख से 2 लाख यूनिट तक। 2 लाख से आप ऊपर जाएं तो 2 लाख से ऊपर फिर एक तीसरी रेंज आ जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज लीनियर कॉस्ट। मतलब एग्जांपल में देखें, कहता है सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एट वन लेवल फॉर वन रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड फिक्स्ड एट अनदर लेवल फॉर अनदर रेंज ऑफ एक्टिविटी, दीज आर नोन एज स्टेप वाइज लीनियर कॉस्ट। वो एग्जांपल में कह रहा है, कहता है जी अगर एक सुपरवाइजर की सैलरी है $1,000, ठीक है, a production supervisor make $40,000 per year and the factory can produce 100,000 units annually for each 8-hour shift it operates। वो कह रहा है $40,000 जो है अगर एक सुपरवाइजर की सैलरी है, आप एक शिफ्ट में काम करते हैं तो वो 100,000 यूनिट्स एनुअली बना सकते हैं। इसका मतलब है जब तक आप 100,000 यूनिट्स के अंदर हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 40,000। अगर आप 100,000 से ऊपर जाएंगे तो आपको एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो अगले 1 लाख यूनिट आपके बनवा सकता है। और फिर अगर उससे भी आपने ऊपर जाना है तो आपके लिए जो तीसरी शिफ्ट हो जाएगी, तीसरा सुपरवाइजर है वो अनदर 40,000 चार्ज करेगा। इसका मतलब है पहले 40,000 से आप ये 100,000 यूनिट्स तक बना सकते हैं। अगर यहाँ से आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको 2 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। इसका मतलब है अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80,000, और आप 200,000 यूनिट्स तक बना सकते हैं। अगर आप 200,000 से ऊपर भी ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको 3 सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे और आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 120,000। इसका मतलब है अब जो आपकी जो कॉस्ट है इसको कहते हैं स्टेप वाइज लीनियर। इसका मतलब है अगर 100,000 यूनिट्स तक आपकी फिक्स कॉस्ट होगी 40,000, 200,000 यूनिट्स तक आपकी फिक्स कॉस्ट होगी 200,000, और फिर 300,000 यूनिट्स तक के लिए आपकी फिक्स कॉस्ट है 120,000। तो इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज लीनियर कॉस्ट। इसी तरह ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल थी। वेरिएबल कॉस्ट में भी मैंने आपको जिस तरह पहले एग्जांपल दी थी कि जी आपको 100 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट कर रहा था प्लास्टिक वो टॉयज प्लास्टिक के लिए। अगर आप 50,000 से यूनिट से ऊपर चले जाते हो, 50,000 से ऊपर चले जाते हो तो आपका सप्लायर कहता है जी मैं आपको 100 रुपीज के बजाय 95 रुपीज का मटेरियल देना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब है अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है तो आपकी आपकी वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वो कहता है सम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट एट वन लेवल for one range of activity and constant at another level for another range of activity. These are known as piecewise linear costs। पहले जो फिक्स कॉस्ट के लिए था उसको कहा था स्टेप वाइज। क्यों स्टेप वाइज लीनियर कॉस्ट? इधर है पीस वाइज लीनियर कॉस्ट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट के लिए है। तो क्या कहता है आपका, अ सप्लायर सेल्स अस raw materials at $9 per gallon for the first 1,000 gallons, $8 for the second 1,000 gallons and $7.5 per gallon for all gallons purchased over 2,000 gallon। इसका मतलब है कि अगर हम 1,000 गैलन से नीचे खरीदेंगे तो हमें जो कॉस्ट मिलेगी वो $9 पर गैलन मिलेगी। अगर हम
हजार गैलन से ऊपर खरीदेंगे तो हम 2000 गैलन से ऊपर और 2000 गैलन से नीचे, तो हमें जो नई वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी वो मिलेगी हमें ₹8 $8 पर गैलन के हिसाब से। और फिर अगर हम 2000 से भी ऊपर चले जाते हैं तो जो ऊपर हम खरीदेंगे उसके लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट जो है हमें हमारी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो 7 इस विच मीन्स के इस पीस वाइज लीनियर मतलब पहले 1000 पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट $9 है, अगले 1000 पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट $8 है और 2000 के बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट $7.5 है, विच मीन्स कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती गई आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक कुछ मतलब कुछ इसको पीस वाइज लीनियर मतलब ये आपकी रेलेवेंट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है जो कि 9 है, यहाँ से यहाँ 8 है, फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स 7.5 है। तो ये आपकी इसको कहते हैं पीस वाइज लीनियर कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है जी, तो ये हमारी आप कॉस्टिंग का दूसरा मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और फिर हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में भी देखा कि कैसे टोटल फिक्स कॉस्ट का पैटर्न क्या है और टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का पैटर्न क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पैटर्न क्या है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पैटर्न क्या है।